हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन उसके आगे के वीडियो को प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इसके 2 पैरा देखेंगे, जहाँ पर आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे और इसके अलावा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि राउल्ट्स लॉ का एक सेंटेंस है कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि आपके जो वेपर प्रेशर होता है वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो ईच कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है P1 इक्वल टू P1 नोट x1, जहाँ पर P1 नोट क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट फर्स्ट का। ओके, जो कंपोनेंट फर्स्ट है, ठीक है, जिसे हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, उसका क्या है, वेपर प्रेशर। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वोलाटाइल लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, उसको कंपोनेंट 2 बोल रहे हैं। तो हमारे पास में P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू P2 नोट x2। यहाँ पर P2 क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, प्योर कंपोनेंट 2 का। अब इस बेसिस पे हम क्या बात करेंगे कि जो आपके टोटल प्रेशर बनेगा, वो टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ से हम P1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू पुट करते हैं, और जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कि जो x1 है उस x1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस का x2 लिख दिया। जैसे हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस का P1 नोट x1, जो एक तरीके से लीनियर समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। आगे हम देखते हैं कि इस जो हमारे पास में इक्वेशन आई है 1.16, ये इक्वेशन क्या कह रही है हमको कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है हमारे पास में सॉल्यूशन का, वो आपके किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर रिलेट कर सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है आपके सॉल्यूशन का, वो लीनियरली वैरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब दिस व्हाट 1.16, जो 1.16 आपके पास में जो अभी इक्वेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग ये किस पर आपके वैरी कर रहा है, ये आपके कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन पर वैरी कर रहा है। थर्ड हम क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। कि ये क्या होगा कि जैसे आप फर्स्ट और सेकंड को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो आपके ये इनका भी जो क्या होगा, मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, आपके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। जैसे हम प्लॉट यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो प्लॉट क्या है हमारे पास में, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x1 क्या है, 0 है। अभी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x1 को हमने 1 लिया है, यहाँ पर हमने x1 को क्या लिया है, 0 लिया है। और यहाँ पर x2 को हमने 0 लिया है और यहाँ पर x1 को हमने क्या लिया है, 1 लिया है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, P2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1 है, x2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम जैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बन करके आता है, जो कि एक तरीके का क्या है, हमारे पास में प्रोपोर्शनल ग्राफ है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि A डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है या प्रोपोर्शनलिटी है किसके, B के। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर x1 इक्वल टू 0 ले रहे हैं और हम यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे ग्राफ बन करके आएगा, क्या हो जाएगा, वो P1 नोट का ग्राफ हो जाएगा। जहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1 बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले ग्राफ में हम P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल ग्राफ क्या बन करके आता है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ पर हमने जो P1 नोट है उसको क्या माना है कि कम है, ये बहुत मतलब हमने अज्यूम किया है ऐसा कि जो P1 नोट का जो वैल्यू है वो P2 नोट से क्या है, कम है। इस तरीके से हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन करके आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम कंपोनेंट 1 और सेकंड को अगर वेपर फेज में हम बात करते हैं, तो डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि P1 इक्वल टू y1 P1 P टोटल और P2 इक्वल टू y2 P टोटल।
ठीक है, हमने क्या कहा कि जो y1 और y2 है ये आपके क्या है वेपर फेज में, जो y1 और y2 है वो क्या है मोल फ्रैक्शन है किसके, आपके कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड के, किसमें वेपर फेज में आपके क्या है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन निकल करके आई है Pi=YI P total। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास में दिस वन। ओके, आगे हम बात करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास में राउल्स लॉ आया है। तो राउल्स लॉ के बेसिस पे आप क्या देख रहे थे कि आप Pi=XI P1 नोट देख रहे थे कि भाई अगर हम P1 की बात करते हैं तो X1 हो जाएगा, P1 नोट हो जाएगा। अगर हम P2 की बात करते हैं तो X2 हो जाएगा, P2 नोट हो जाएगा। और हेनरी लॉ के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, P=KH की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सेकंड टॉपिक पे चलते हैं तो राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में P1 नोट और यहाँ पर KH, इसका डिफरेंस है बस, बाकी सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH कहाँ से डिफ़र करता है आपके P1 नोट से। दस राउल्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P1 नोट। आपके जो राउल्ट लॉ है वो क्या हो जाएगा, एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का, जिसमें जो आपके KH हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके P1 नोट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। कौन से वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो आप सॉलिड मिक्स कर रहे हो, किस में मिक्स कर रहे हो, लिक्विड में मिक्स कर रहे हो। ओके, देखिए पहले प्योर सॉल्वेंट था, तो यहाँ पर देखो इसका वेपर कैसे बन रहा है हमारे पास में। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ इसमें मिलाया, कुछ सॉल्यूट मिलाया जो कि एक सॉलिड है, जो कि नॉन वोलाटाइल है, जैसे हम मिलाते हैं तो अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कि आपके जो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जो हमने राउल्स लॉ से अभी आप पढ़ करके आए थे। तो यहाँ पर आपके जो P1 का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, आपके X1 पर, क्योंकि वोलाटाइल नेचर का कौन था, आपके केवल X1 है। X2 आप किसको डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, जो कि वोलाटाइल नेचर का नहीं है। तो यहाँ से हमने निकाला और यहाँ से हमने ग्राफ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे, बिल्कुल लीनियर और अपवर्ड्स आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। व्हाट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में कि जो हर कंसंट्रेशन पर, ठीक है, जो आपके ओबे करे राउल्स लॉ को, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। और उसमें हम जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग करे बाद में ना ही एनर्जी निकले और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो, मतलब डेल एच मिक्सिंग क्या रहेगी अब आपके पास में, डेल एच मिक्सचर क्या रहेगा आपके पास में, 0। और डेल भी ना ही वॉल्यूम बढ़े ना ही वॉल्यूम कम हो। जैसे मैंने 10 ml को डिज़ोल्व किया दूसरे 10 ml में, तो 20 ml बनकर क्या है, ना कि 20 से अबव ना ही 20 से कम। तो मतलब डेल वी मिक्सचर भी क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो AA की जो बॉन्डिंग रहेगी और BB की जो बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है, उसका सेम अट्रैक्शन फोर्स रहे AB में, मतलब जो AA के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, जो BB के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, वही सेम अट्रैक्शन फोर्स किस में रहेगा, आपके AB में रहेगा। तब इस टाइप का क्या आएगा हमारे पास में, इस टाइप का हमारे पास में सेंटेंस आएगा कि जो मिक्सचर है एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, 0, और वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर क्या रहेगा हमारे पास में, 0। कब होगा ये, जब AA का जो बॉन्डिंग रहेगा, BB का जो बॉन्डिंग रहेगा, वो AB टाइप का बॉन्डिंग जो बनेगा मिक्स करे बाद में, वो कैसा रहे, आपके सेम रहे। ओके, तो इस तरीके के आप एग्जांपल देख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के, एन हेक्सेन एंड हैन एप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलुइन। ये आपके पास में एग्जांपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ऑब्वियसली नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या, कि जो ओबे नहीं करेगा, किसको, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बेसिस पे हम 2 तरीके के डेविएशंस पढ़ते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा और एक पढ़ते हैं हम नेगेटिव डेविएशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपके पास में कि इसमें जो आपके पास में AB के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो वीक रहेगा। अब क्या रहेगा, वीक रहेगा,
किसके कंपैरिजन ए के बीच में ए का जो कंपैरिजन रहे, बी के जो कंपैरिजन रहे, मतलब उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके कंपैरिजन में जो आपके पास में ए में जो भी आपका इंट्रैक्शंस रहेगा वो क्या रहेगा, आपके वीक रहेगा। अगर वीक रहेगा तो ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं करेंगे, अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो ईजिली ये वोलाटाइल हो जाएंगे, और ईजिली वोलाटाइल हो जाएंगे उतना अच्छा वेपर बनेगा, उतना अच्छा वेपर बनेगा तो उतना अच्छा आपके पास में वेपर प्रेशर जनरेट होगा। जितना अच्छा वेपर प्रेशर जनरेट होगा तो पहले के कंपैरिजन में जो आपके पास में वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमने बात करी। इस केस में आपके क्या होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो क्या होते हैं, आपके वीक होते हैं कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्डिंग के बीच के अलावा। ठीक है, तो इसलिए वो इजीली एस्केप हो जाते हैं आपके प्योर स्टेट से। ठीक है, तो आगे हम बात इजीली एस्केप हो जाते हैं आपके, क्या होते हैं कि जो भी आपके कंपेयर टू प्योर स्टेट, ओके, आसानी से निकल जाएंगे। तो इसलिए जो आपके इंक्रीज़ होगा, क्या इंक्रीज़ होगा, आपके वेपर इंक्रीज़ होगा। जैसे वेपर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास में, एथेनॉल एंड एसीटोन। अगर हम और एग्जांपल की बात करें, ठीक है, जो आपके ऐसे आप सॉल्यूशंस की बात कर सकते हो जिनमें पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी पर मिक्स करे बाद में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रही। ठीक है, तो आप उनको बात कर सकते हो। और क्या बोल सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल और है हमारे पास में, एक है हमारे पास में कार्बन डाइसल्फाइड, किसमें, एसीटोन में। तो दो एग्जांपल आपके पास में किसके हो गए, पॉजिटिव डेविएशन के हो गए। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करती हूँ, देखिए पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ देखो किस तरीके से आ रहा है, जस्ट लाइक दैट, दिस वन, और यहाँ पर देखिए दिस वन, ये क्या है, दिस वन। देखो आपके ग्राफ ऊपर की ओर आ रहा है, जिसको क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, वेपर प्रेशर शो कर रहा है किसका, सॉल्यूशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन के बेसिस पर, तो हमारे पास में जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए और बी के बीच में रहेंगे, वो क्या रहेंगे कि वीकर रहेंगे, किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में। मतलब हम क्या कहेंगे कि जो ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है कंपेयर टू ए बी का अट्रैक्शन फोर्स। मतलब ए बी में अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है, अगर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा है तो वो एस्केप आसानी से निकल नहीं पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन डेवलप होगा। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में, फिनोल और एनिलीन। ओके, और अगर हम बात करें तो आपके पास में हो जाएगा एक तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, दिस वन इज़ क्लोरोफॉर्म एंड दिस वन इज़ एसीटोन। ओके, यहाँ पर ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है बाद में, वहाँ पर पहले थी, पॉजिटिव डेविएशन में पहले थी, फिर बाद में जैसे आप घोल रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो, तो वो जो पॉजिटिव मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो हट गई, यहाँ पर बाद में बन रही है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी होती है, एस्केप नहीं कर पाते हैं तो वेपर प्रेशर अच्छे से नहीं बनेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो दो एग्जांपल हो गए इसके भी, फिनोल और एनिलीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजियोट्रोप्स। क्या होते हैं एजियोट्रोप्स? अगर हम कोई दो मिक्सचर, मतलब हम दो कोई कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं बाइनरी मिक्सचर ले रही हूँ जिसमें मैं दो ले रही हूँ, एक सॉल्यूट ले रही हूँ, एक सॉल्वेंट ले रही हूँ। अगर ऐसा मैं कर रही हूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो सेम कंपोजिशन रहे उसका, लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी। और दूसरी बात क्या है कि ये एक ही टेम्परेचर पर ये बॉईल करे, मतलब इनके अलग अलग टेम्परेचर ना रहे बाद में, मिक्स करे बाद में, और इनको आसान नहीं रहे सेपरेट करना, किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ऐसे सॉल्यूशंस को मैं, ऐसे मिक्सचर्स को मैं क्या बोल रही हूँ, एजियोट्रोप्स बोल रही हूँ। आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है और एक आपके होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की अगर बात करती हूँ तो हमारे पास में हम क्या बोल सकते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है वो क्या करता है, आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल वाटर, इसमें क्या रहेगा कि मिनिमम बॉइलिंग के बेसिस पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि लो टेम्परेचर पर ही ये क्या हो गया, बॉयल हो गया। और अब फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें कि जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर कैसा बनेगा, हाई होगा। वेपर प्रेशर हाई होगा तो डेविएशन कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। और हम क्या कह सकते हैं कि जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट था और जो आपके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, और जो अब इनका मिक्सचर बन करके आ रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो आपके वाटर का 100 था, आप ऐसे मान लीजिए, और इसका कितना था, मान लो 80 था, तो अब जो ये मिक्सचर बन करके आएगा उसका कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास। ये मैंने एक अज्यूम करके आपको बताया है। उसी तरीके से आपके पास में जो क्या बोल सकते हैं हम, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले राउल्ट्स लॉ को फॉलो, मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा एजियोट्रोप की बात करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। अगर आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि अब देखिए इसमें क्या बात है कि यहाँ पर आपके हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट, जितना देरी से वो बॉईल होगा उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा। वेपर प्रेशर, जितना कम वेपर प्रेशर बनेगा उतना कम डेविएशन रहेगा, तो मैं क्या बोलूँगी, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास में इसके, एक तो हो जाएंगे आपके नाइट्रिक एसिड और वाटर, और बाकी आप उसका एग्जाम्पल कौन सा लिख सकते हैं, आप जो आपके नेगेटिव डेविएशन है उनके एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए, अगर मैं इन बात कर रही हूँ नाइट्रिक एसिड की और वाटर की, अगर मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दोनों के ज़्यादा जाएगा, इसमें कम जा रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर आपके 373 कैल्विन है, मान लीजिए इसका 380 के आसपास कैल्विन है, और तो इसका कितना जाएगा, 398 कैल्विन, 393 कैल्विन के आसपास जाएगा, मतलब इन दोनों से ज़्यादा ही जाएगा। उसे हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपके जो जैसे आप मिक्स कर रहे हो तो आपके जो वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ रही है। जैसे आप मिक्स करते हो सॉल्यूट को उसमें सॉल्वेंट में, तो आपके जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, आपके कम हो रहा है। अगर आप मिक्स करते हो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में तो आपके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कि यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि इसके नेचर पर, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कॉलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जिसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है, यस। तो को मीन्स होता है टुगेदर एंड लिग्रे मीन्स होता है बाइंड, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम कॉलिगेटिव का मीनिंग क्या बोल सकते हैं, जो बाइंड हो रहा हो, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उतना इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि मान लो हमारे पास में P1 था, कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमने मिक्स करे, बाद में बता रहे हैं हमने। अब मेरे को रिडक्शन बताना है कि वेपर प्रेशर में कितना रिडक्शन हो रहा है। मान लो प्योर में ये था, अब जो सॉल्यूशन था उसका ये है, तो डेल P से मैंने इसको डिनोट कर दिया। जैसे ही मैं P1 का वैल्यू पुट करती हूँ तो हमारे पास में ये आता है, और मैं इसको मतलब मैं इसको कॉमन लेती हूँ बाहर, तो 1 - x1, और 1 - x1 का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x1 + x2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - का x1 क्या हो जाएगा, 1 - का x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो डेल P1 है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके x2 P1 नोट पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं रिलेटिव निकालना है मेरे को, तो मैं इसको इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि इसको P1 नोट को। जैसे मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में अल्टीमेटली जो डेल P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, उसका वैल्यू किस पर डिपेंड हो रहा है, आपके x2। x2 क्या है, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आ रहा है, मैंने मोल फ्रैक्शन को ओपन कर लिया, तो N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। अब क्या कहा गया कि भैया N2 जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, N1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो जैसे ही हमने ये वाला कांड यहाँ पर लिखा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, N1 आ जाएगा केवल। और जैसे ही मैंने N1 और N2 का वैल्यू ओपन किया तो N1 का वैल्यू W2 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, N1 का क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो तीनों कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, दिस वन, ये क्या बना रहा है, आपके मोलालिटी बना रहा है। क्या बना रहा है आपके, ये मोलालिटी, दिस वन मोलालिटी M। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अभी कहते हैं, रुकिए, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो डेल P, मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख रही हूँ, डेल P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m। स्मॉल m कहाँ से आया आपके पास में, दिस कंडीशन, और m क्या है आपके सॉल्वेंट का मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से हम W1, W2, M2 या M1, हमको किसी का भी मोलर मास गिवन होगा तो हम कुछ भी इस पर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,